हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा साइकोलॉजी का टॉपिक है अभिप्रेरणा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशनल। इस टॉपिक में हम अभिप्रेरणा के सिद्धांत, उसकी परिभाषा, ये किस भाषा का शब्द है और इसके सभी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। और ये टॉपिक सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में साइकोलॉजी में पूछे जाते हैं, तो इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं अभिप्रेरणा शब्द। अभिप्रेरणा मनुष्य के शरीर की वह चालक शक्ति है जो उसे एक निश्चित दिशा में कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है। अभिप्रेरणा शब्द जो मोटिवेशनल इंग्लिश में बोलते हैं, और शब्द लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है और जिसका अर्थ है मूव या मोशन, अर्थात गति करना। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्किनर की डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। ये बहुत ही हर बार एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, तो आप इसे याद कर लीजिए। एटकिंसन, अभिप्रेरणा किसी भी कार्य को करने की प्रवृत्ति है। फिर गुड की परिभाषा डेफिनेशन है, अभिप्रेरणा किसी भी क्रिया को जारी या प्रारंभ और नियमित रखने की अवस्था है। क्रंच और क्रंचफील्ड के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्ति के क्यों रूपी प्रश्न का उत्तर देती है। तो ये उसकी अभिप्रेरणा की 4 डेफिनेशन मोस्ट है, अवश्य इसे याद करें। और ये अभिप्रेरणा जो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गति करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट, हर बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फिर अब बात करते हैं अभिप्रेरणा के सोपानों की। तो अभिप्रेरणा के 3 सोपान हैं, आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। आवश्यकता पहला सोपान है। आवश्यकता कमी या अधिकता से उत्पन्न होने वाली स्थिति आवश्यकता कहलाती है। पानी या भोजन की कमी से आवश्यकता उत्पन्न होती है। मनुष्य के शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी अधिकता से जीवन को हानि उत्पन्न हो सकती है, अतः इन्हें बाहर निकालने की आवश्यकता को निष्कासन आवश्यकता कहते हैं। और दूसरा सोपान है चालक प्रणोद या अंतर्नोद, आवश्यकता की उत्पत्ति हो पर क्रियाशील करने वाली स्थिति चालक कहलाती है। भोजन के संदर्भ में भूख तथा पानी के संदर्भ में प्यास चालक है। प्रोत्साहन, आवश्यकता की पूर्ति होने पर व्यक्ति को प्रोत्साहन की प्राप्ति होती है। आप जैसे चालक, प्रणोद और अंतर्नोद और ड्राइव, ये चारों ही शब्द इसे याद करें, क्योंकि एग्जाम में हमें घुमा फिरा के ये शब्द पूछे जा सकते हैं और हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये चालक हम याद करके जाते हैं, लेकिन अंतर्नोद या प्रणोद पूछने पर भी हमें ये शब्द याद रखने होंगे। साइकोलॉजी में क्वेश्चन तो सभी इजी होते हैं, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज होती है वो अलग अलग प्रकार से पूछी जाती है, तो हमें वो सब याद करके हमें 100% देना है। जैसे अभिप्रेरणा के प्रकार, जो 2 प्रकार के अभिप्रेरणा के प्रकार हैं, जैसे सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक, जब व्यक्ति किसी भी कार्य को आनंद प्राप्ति अथवा सुख के लिए अपनी इच्छा से करता है तो सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। और सकारात्मक अभिप्रेरणा से इंसान को हमेशा ही 100% सफलता की प्राप्ति होती है। नकारात्मक या बाह्य या कृत्रिम या नेगेटिव, जब व्यक्ति किसी पुरस्कार, प्रशंसा और निंदा, बाह्य दबाव, परिस्थिति इत्यादि के कारण किसी भी कार्य को करता है तो उसे नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरक जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक। तो पहले हम बात कर लें अभिप्रेरक किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, अभिप्रेरक वे स्थिति है जो व्यक्ति को क्रिया करने हेतु अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। जन्मजात अभिप्रेरक है वे अभिप्रेरक जो व्यक्ति को जन्म के साथ प्राप्त होते हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, विश्राम, काम, इच्छा, दर्द, परिहार इत्यादि। कुछ मनोवैज्ञानिक भय और प्रेम को जन्मजात अभिप्रेरक मानते हैं, किंतु इनका विकास जन्म के कुछ समय के बाद होता है, अतः इसे जन्मजात गुण अभिप्रेरक भी माना जाता है। फिर हम बात करते हैं अर्जित अभिप्रेरक की। तो अर्जित अभिप्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। वह अभिप्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने आधार पर निर्धारित करता है अर्जित अभिप्रेरक कहलाते हैं। व्यक्ति अर्जित
व्यक्तिगत अर्जित अभिप्रेरक व्यक्ति को निजी आवश्यकता के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। जीवन लक्ष्य, आदत, अचेतन प्रेरणा और आकांक्षा इत्यादि ये व्यक्तिगत अभिप्रेरक है। सामाजिक अर्जित अभिप्रेरक समाज के कारण निर्धारित किए आत्मसम्मान इत्यादि ये सभी सामाजिक अर्जित अभिप्रेरक है। फिर हम बात करते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत की। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत ये कभी पूछा नहीं गया, फिर भी हम इसे पढ़ते हैं, जो सोलेमन और कॉर्बेट के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार सुख तथा दो विरोधी भावनाएं व्यक्ति को निरंतर कार्य करने हेतु अभिप्रेरित करती है, क्योंकि व्यक्ति सुख की प्राप्ति करना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। मनोविश्लेषण सिद्धांत ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो सिगमंड फ्राइड द्वारा दिया गया है और जिसने मन को 3 भागों में बांटा है। पहला चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। चेतन मन वे होता है जिसमें संपूर्ण मन का 1/10 भाग तथा व्यक्ति की जागृत अवस्था होती है, वे चेतन मन होता है। अचेतन मन जिसमें 9/10 भाग तथा व्यक्ति की कुछ सुप्त अवस्था होती है। और अर्धचेतन मन वे होता है जिसमें चेतन तथा अचेतन दोनों के बीच की अवस्था अर्धचेतन मन होती है। और फ्राइड के अनुसार मन के 3 स्तर व्यक्ति को निरंतर अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। फिर आती है उपलब्धि अभिप्रेरणा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अचीवमेंट मोटिवेशनल थ्योरी, जो डेवी डीसी और मैकक्लेलन द्वारा दी गई है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को उसकी उपलब्धि की स्तर निरंतर कार्य करने हेतु अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जो मूल प्रवृत्ति के जनक विलियम मैकडूगल हैं, और मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां प्रतिपादित की हैं और जो कार्य करने हेतु अभिप्रेरित करती है, जिनकी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, मूल प्रवृत्तियां कहा जाता है। मूल प्रवृत्ति मैकडूगल ने दी और इन्होंने ही 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 स्वयं बताए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आवश्यकतावादी सिद्धांत एब्राहम मैस्लो द्वारा दी गए हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मैस्लो के अनुसार व्यक्ति निम्न 5 आवश्यकता के कारण अभिप्रेरित होता है, जैसे सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा संबंधी, तीसरा है समूह संबंधी आवश्यकता, चौथा है आत्मसम्मान की आवश्यकता और 5वां है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। जो इस डायग्राम से हम और भी समझ सकते हैं, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, समूह संबंधी या परिवार संबंधी, स्नेह संबंधी आवश्यकता भी इसे कह सकते हैं, और चौथा है आत्मसम्मान, और 5वां है आत्मसिद्धि, जो सर्वोत्कृष्ट ही आत्मसिद्धि मानी जाती है। यह सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे लास्ट में आत्मसिद्धि की ही मनुष्य को प्राप्ति होती है। तो ये सिद्धांत एब्राहम मैस्लो ने दिया, बहुत इम्पोर्टेंट। तो हम देख सकते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। पहला आवश्यकतावादी सिद्धांत, और मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, और मनोविश्लेषण का सिद्धांत। ये 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें आप बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ कर ही याद रखें, क्योंकि इन तीनों में से तो 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। फिर हम आगे बात करते हैं अभिप्रेरित करने के उपाय। अभिप्रेरित करने के उपाय प्रशंसा एवं पुरस्कार द्वारा। हम किसी भी कार्य को करने के लिए हम किसी बच्चे को जैसे हम प्रशंसा करके या उसे पुरस्कार देकर भी हम उसे अभिप्रेरित कर सकते हैं। फिर प्रतियोगिता एवं प्रतिस्पर्धा द्वारा हम किसी से कंपटीशन करके भी अभिप्रेरित हो सकते हैं। नवाचारों के प्रयोग, उस पर नए विभिन्न प्रकार के नवाचार करके भी प्रयोग करके हम उसे अभिप्रेरित कर सकते हैं। सफलता के ज्ञान द्वारा, असफलता के आभास द्वारा हम उसे असफलता के डर से भी या फिर असफलताओं के विभिन्न प्रकार के कारणों से द्वारा हम उसे बता सकते हैं कि अभिप्रेरित करके भी, और असफलता के आभास द्वारा और दृश्य श्रव्य साधनों के द्वारा, रुचि के अनुसार, अवधान केंद्रीकरण के द्वारा, लक्ष्य के विषय में बताकर हम विभिन्न 9 प्रकार से उपायों के द्वारा भी हम इसे अभिप्रेरित कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था अभिप्रेरणा। तो मोस्ट इसके बिंदु है जो हम इसे दोबारा देखें। तो अभिप्रेरणा का अर्थ हमने परिभाषा समझी है, फिर हमने अभिप्रेरणा के जो इसकी मोटिवेशनल शब्द है, जो लैटिन भाषा का शब्द है, ये मोस्ट है।
और जिसका अर्थ होता है मूव, गति करना। फिर हम बात करते हैं तो इसकी परिभाषा तो स्किनर की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर हम इसके बात करते हैं सोपान, तो N, D और I अर्थात आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन, ये 3 बहुत मोस्ट है। फिर अभिप्रेरणा के प्रकार, फिर अर्जित अभिप्रेरक, और फिर हमने सिद्धांत की बात की तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत और मूल प्रवृत्ति वाला और आवश्यकता वाला सिद्धांत ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें अवश्य याद करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम इसी के साथ ही तो फिर हम अभी प्रेरणा टॉपिक पढ़कर अगले वाला टॉपिक भी हम कल अवश्य लेके आएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें।